बातचीत करने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को तेज कर दिया गया। 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। 20 अगस्त को प्रदेश में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल्स होंगी। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए एनडीएमए के द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार रायपुर में एक बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक के माध्यम से बाढ़ के हालातों से निपटने के संबंध में तैयारियां हो रही है। और ये देखिए, ये बाढ़ रिहायशी इलाकों में जो एक चुनौती बन जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी पैनिक सिचुएशन में ग्रामीणों को न सिर्फ सुरक्षित निकालना बल्कि उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाना और वहां पर उनके लिए इंतजाम करना, ये सभी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत समेत पूरे भारत में इस वक्त मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और तेज बारिश की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश। बाकी बचे हुए समय में ये मीटिंग और ये ड्रिल्स कितना काम आने वाली हैं? ये इसलिए काम आने वाला है क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रहा है, कई क्षेत्रों में जो है जरा सी बारिश में जो है नाले उफान में आ जाते हैं और इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति आ जाती है। घरों तक के, घुटने तक के पानी जो है वो देखने को मिलता है। बिलासपुर एक उदाहरण है, इसके साथ ही बस्तर, सरगुजा के कई इलाकों में ये स्थिति देखने मिलती है। शहरी इलाकों में स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में प्रदेश स्तरीय जो प्रशासनिक कवायद देखी जा रही है कि मॉक ड्रिल किया जाएगा कि किस तरीके से बाढ़ से निपटा जा सकता है। नदी नाले जिस तरीके से उफान पर है, आसपास के गाँवों को भी खतरा बना रहता है। हालांकि प्रशासन समय समय पर अलर्ट जारी कर दिया रहता है, लेकिन बावजूद इसके किसी घटना, दुर्घटना के समय और ऐसी आपदा की स्थिति में कैसे त्वरित जो है मदद की जाए, पीड़ितों को त्वरित निराकरण उसका किया जाए, इसी को लेकर जो है मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। और प्रशासनिक तमाम अमले रहेंगे, हर जिले में जो है मॉक ड्रिल कराया जाएगा। इस दौरान जीरो टाइम पर फोकस किया जाएगा कि कैसे अगर पीड़ित को मदद करना है तो त्वरित उसे मदद मिल सके। इस पर तो तमाम विषयों को लेकर जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा। 20 को जो बैठक होगी, समीक्षा होगी, उसमें जिलेवार समीक्षा होगी, प्रशासनिक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर समीक्षा होगी, कितनी टीमें हैं, किस तरीके से उपकरण है, क्या व्यवस्था है, तमाम चीज़ों जो की समीक्षा होगी। इसके बाद जो है 20 तारीख को मॉक ड्रिल होगा, प्रदेश स्तरीय मॉक ड्रिल, हर जिले पे ये मॉक ड्रिल होगा। आपदा प्रबंधन, बाढ़ से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर तो तमाम विषयों पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि सभी जिलों को अलर्ट मोड पर अभी भी रखा हुआ है। जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, आगे के लिए तो आकाश ये ठीक है, लेकिन संभवतः ये जो ड्रिल्स हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर मॉनसून से थोड़ा पहले हो जाती तो, हालांकि उस तरह की परिस्थितियां अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं बनी हैं, लेकिन ये यथा समय हो तो ज्यादा बेहतर परिणाम इससे हम हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश। रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या ने सारी स्मार्टनेस पर पानी फेर दिया। शहर के कई इलाके बारिश के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो चुके। सड़कें, बाजार, रिहायशी क्षेत्र लबालब पानी से भरे हुए। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। प्रशासनिक सुस्ती के चलते आम लोगों को हर साल यही झेलना पड़ता है। राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बारिश में जलभराव से जूझ रही है। हालात ये हैं कि शहर के कई इलाकों में आज भी वही तस्वीर दिखाई देती है जो करीब 10 साल पहले बरसात के दौरान नजर आती थी। न ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो पाया और न ही नाले नालियां ही कवर्ड हो सके। हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई, गाद निकालने का काम, जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन बारिश के आते ही बारिश के साथ साथ ये दावे भी धुल जाते हैं। जल जीवन उनके जीवन में होता तो क्या कुछ कार्रवाई नहीं होता, लेकिन आज हम आम जनता के जीवन में, हमसे ही तो नेता बने हैं ना, लेकिन हमारे जीवन में कोई सुविधा नहीं है। आज यदि हम घर का किस्त नहीं पटाएंगे तो हमको हमारा कितना नुकसान होगा। आज हम किस्त भी पटा रहे, उसके बावजूद भी आज ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ना लैट्रिन बाथरूम जा पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं। हम रोजगार वाले, हम रोजगार में नहीं जाएंगे तो कहाँ से भरेंगे, ना गाड़ी नहीं निकल पा रहा है, तो घर का खर्चा कैसे चले, कब तक हम घर पे बैठे रहेंगे। बता दें कि रायपुर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए केंद्र सरकार से प्रस्तावित 220 करोड़ रुपए की राशि भी पिछले 2 साल से तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से अटकी होने की बात सामने आई। दूसरी ओर पिछले 3 साल से नालों के सीमांकन और अवैध कब्जा हटाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की बात करें तो दावे बदलते रहे, हालात नहीं।
केंद्र सरकार से हमको लगभग 220 करोड़ रुपए की राशि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए मिलने वाला है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम एक उसमें वर्क कर रहे हैं। हम कभी 1 करोड़ का नाला बनवा रहे हैं, कभी 2 करोड़ का नाला बनवा रहे हैं, मगर हम एक जगह समस्या ठीक करते हैं तो दूसरी जगह हमारे पास समस्या आ जाती है। इसलिए हम एक प्रॉपर प्लान करके फिर वर्कआउट करके उसमें हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद पैसे का सही सदुपयोग हो पाएगा। ड्रेनेज सिस्टम के लिए 220 करोड़ रुपए 2020 में स्वीकृत हुआ था। ट्रिपल इंजन की सरकार में रायपुर राजधानी को चुना गया था कि जिसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए 220 करोड़ रुपए मिलेगा। उसका प्रस्ताव भी चला गया, उसके बाद उस प्रस्ताव में संशोधन भी हो गया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है 2 साल बाद भी रायपुर राजधानी को वो पैसा नहीं मिल पाया। यदि वो पैसा समय पर मिल जाता तो निश्चित तौर पर रायपुर राजधानी के जो एकदम अति जहाँ जल भराव होता है वहाँ उसको बचाया जा सकता था। अब इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। जल निकासी नहीं होने की वजह से कई घरों में गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ये कहना है कि इस मामले में काम जारी है। नगर निगम के अधिकारी शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जहां विभागों के समन्वय की आवश्यकता है, समन्वय का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। समन्वय करके हमारे राजधानी की यातायात व्यवस्था ठीक हो, ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक हो, जल भराव की स्थिति ठीक हो, इसके लिए भी योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि राजधानी में जलभराव के पीछे क्या कुछ बड़े कारण हैं। खराब सीवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन का जाम होना, लगातार सफाई नहीं होना, शहर के नाले और नालियां जाम, पुरानी पाइपलाइन की मरम्मत का नहीं होना। फिलहाल सवाल यही कि स्मार्ट सिटी रायपुर को आखिर कब जल भराव की पुरानी समस्या से स्थायी निजात मिल पाएगी, क्योंकि हर साल बारिश आती है, पानी भरता है और प्रशासन के दावे भी पानी में बह जाते हैं। तनु वर्मा, न्यूज़ 18 रायपुर। और अंबिकापुर में आबकारी विभाग ने अवैध महुआ शराब बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ किया। संकट मोचन मंदिर पटपरिया इलाके में किराए के एक मकान में ये 8 भट्टियां लगाकर अवैध रूप से शराब बना रहे थे। इस पूरी कार्रवाई में 480 किलो महुआ लहान और 70 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। तो वहीं मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो सर अभी आप जहाँ हैं सामने बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहा है, उसमें महुआ शराब का फैक्ट्री चल रहा है। तो मुखबिर की सूचना हमें सही लगी तो तत्काल हम लोग जब वहाँ छापा मारे तो अर्जुन नामक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था और भारी मात्रा में महुआ शराब का निर्माण कर रहा था। हमने देखा कि जब हम लोग वहाँ पे कार्रवाई किए तो 8 भट्टियाँ चढ़ी हुई थी जिस पे महुआ शराब बन रहा था। एक कमरे में उसने पूरा कारखाना बना के रखा हुआ था। और रायपुर से खबर, जहां पार्षद संदीप साहू के खिलाफ एफआईआर हुई है और जोन 8 आयुक्त से बदसलूकी के आरोप में ये कार्रवाई की गई। जोन आयुक्त ने सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दी और फोन पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप है। पार्षद ने विवाद पर सफाई भी दी है। आयुक्त पर अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया जा रहा था। मेरे वार्ड में एक सफाई संबंधित मामला था जिसमें से जोन कमिश्नर जो मैडम हैं राजश्री पटेल जी, उनके द्वारा कमीशन ना देने पर बिल को ना भेजने की एक बात हुई थी और उन्होंने सबसे पहले 70 कर्मचारियों का जो एक पर्ची दिया, लिस्ट दिया, जिसके आधार पर ठेकेदार ने PFSI पटाया और बाद में मैडम के द्वारा ये कहा जा रहा था कि आपको ये 250 आपके जो है कर्मचारी जो संख्या उसको काटा जाएगा अगर आप कमीशन नहीं देंगे तो मेरा कहना था आप कमीशन क्यों मांग रहे हो उनसे और कमीशन किस आधार पर देंगे। तो ये पूरा जोन 8 जो है एक ऐसा जोन बन गया है जो अवैध वसूली का केंद्र बन गया है। और अंबिकापुर में साइबर थाने में दर्ज एक साइबर फ्रॉड केस ने पूरे देश में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल इस मामले की जांच की जिम्मेदारी ट्रेनी IPS अधिकारी को दी गई थी। मामले में अलग अलग राज्यों से अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन शिकायतकर्ता ने IPS पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जिससे हलचल मच गई है। शिकायत के बाद मामला CBI कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अब सरगुजा रेंज IG दीपक झा ने आरोपों को लेकर पुलिस का पक्ष स्पष्ट किया। IG के मुताबिक अब तक की जांच में ट्रेनी IPS के खिलाफ रिश्वत मांगने का सबूत नहीं मिला है। हालांकि वायरल ऑडियो, वीडियो और पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल नंबर्स की जांच अब भी जारी है।
कि इसमें जो नंबर्स उन्होंने दिखाए हैं वो नंबर भी उनके नहीं हैं, और जो आवाज़ भी है, अब आवाज़ भी किसकी है वो भी एक जांच का विषय है, लेकिन इनकी नहीं है। इनके द्वारा इसमें किसी प्रकार से कोई भी इस प्रकार का साक्ष्य सामने वालों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिन्होंने कंप्लेनेंट के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। और हमारी जांच के क्रम में भी अभी तक के इनके खिलाफ कोई भी इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इनकी किसी प्रकार से इस केस में शिकायत में किसी प्रकार से इनका कोई रोल रहा हो। ऐसी कोई हमें इस प्रकार के तथ्य अभी तक के जांच में हमें नहीं मिले हैं। आगे भविष्य में अगर इस प्रकार का कुछ भी मिलता है हमारे किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के साथ, उसमें फिर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। और रायपुर में रेलवे स्टेशन के पास कई दुकानों की जांच की गई साफ सफाई को लेकर के, और जिन दुकानों में साफ सफाई नहीं पाई गई उन्हें फटकारा भी गया। और ये पूरी कार्रवाई रेलवे स्टेशन के आसपास की खाद्य पदार्थ सामग्री बेचने वाली दुकानों पर की गई, और एक बिरयानी सेंटर को सील भी किया गया है। और रायपुर में आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1,96,00,000 रुपए का विदेशी सोना बरामद किया। कार्रवाई हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में की गई, जहां B12 कोच से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 242 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसमें 7 सोने के बिस्किट्स, 1 सोने की छड़ शामिल है। बरामद सोने की कीमत करीब 1,96,00,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल कस्टम एक्ट के तहत मामले की जांच की जा रही है। और जगदलपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं जांच एजेंसीज, विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है। 2029 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, एजेंसीज की कार्रवाई कांग्रेस याद रखेगी। भूपेश बघेल ने भी इसी तरह का ईडी को लेकर बयान दिया था और चुनौती दी। निश्चित रूप से एजेंसियां अपनी पावर को दुरुपयोग कर रही है, और वास्तव में 2029 में देश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी इस कार्रवाई को याद रखेगी। बदले भावना से कर रहे हैं, ज्यादा दिन देर नहीं है। ऊपर वाले के हाथ देर हो अंधेर नहीं, वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाए ईडी वाले, है ना, सरकार हमारी आएगी लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। आपने कहा कि कुंडली सबका आपके पास है, छेड़ दिया तो छोड़ेंगे। हाँ तो मैं भी गिना भी दिया। मैं फेयर में कौन वसूली कर रहा था, गाड़ी में भर के कौन नोट ले रहा था, बिल्डिंग कौन अपने गर्लफ्रेंड के लिए बनाया, सब जानते हैं। सबका हिसाब किताब है। रेतिन कौन वसूली कर रहा है ना, अफीम की खेती में कौन पैसा वसूली कर रहा है। और इस विरोध को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला। अरुण साव ने कहा कि ईडी की जांच से 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस घोटाले के आरोपी के साथ मजबूती से खड़ी है। जांच एजेंसीज को धमकियां तक दी जा रही हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि इससे कांग्रेस की मानसिक स्थिति का पता चलता है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों और अपराधियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। जिनके खिलाफ घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति घोटाले के आरोप में जेल में है, उसके पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस ये साबित कर रही है कि वे घोटालेबाजी के आरोपी के साथ खड़े हैं और उनके पक्ष में ऐसे मजबूती से खड़े हैं कि धमकियां दे रहे हैं। ये बताता है कि इनकी मानसिक हालात क्या हो गए हैं। ईडी की जांच अब किस दिशा में जा रही है, क्यों इस प्रकार की धमकियां दी जा रही है, ये स्पष्ट करता है कि अभी ईडी को बहुत कुछ साक्ष्य मिलना है।
और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आदिवासी दिवस पर बीजेपी को घेरा और कहा कि आदिवासियों के साथ जैसे पाकिस्तानी हो ऐसा व्यवहार किया जाता है। बीजेपी के आदिवासी नेता भी आदिवासी समाज के त्योहार में शिरकत नहीं करना चाहते। बीजेपी ने आदिवासी दिवस की बधाई तक नहीं दी, आदिवासी दिवस पर कोई आयोजन भी नहीं किया। आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आदिवासियों की अनदेखी हो रही है। ये हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ का आदिवासियों का त्यौहार, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश और दुनिया के लोग मिल करके सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सहित पूरे भाजपाई प्रदेश में केंद्र से लेकर के राज्य तक और मुख्यमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक ना तो आदिवासियों को उनके आयोजन में उनको बधाई संदेश दिया, ना ही सरकारी तौर पे कहीं पर आयोजन हुआ, और ना ही मुख्यमंत्री, इनके मंत्री। और खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी